नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे महाराणा प्रताप से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं 70 क्वेश्चन को और महाराणा प्रताप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं तो चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि महाराणा प्रताप जी और कुंभा जी से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पेपर में पूछे जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सारे क्वेश्चन का क्लब है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बनने की और भी संभावना है उसका भी क्लब आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम, हाई कोर्ट, पटवारी, पुलिस या कोई भी रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए परीक्षा ऐप लेके आया है महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्ट RJ40 का अगर कोड आप यूज करते हैं तो आपको वहां पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि रात को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है और रोजाना सुबह 8 बजे जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, अपनी रीजनिंग की क्लास होती है। बहुत सारे दोस्त उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन पूछा है कि जो महाराणा प्रताप थे उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो जन्म कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो का और भी बेहतर तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और किस प्रकार से हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ये डेट से पूछी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और वार पूछे तो रविवार का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है इनके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, इस कारण से क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी। क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप की जो छतरी बनवाई गई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, भामाशाह। भामाशाह के द्वारा इनकी छतरी बनाई गई थी, जिसमें सहयोग किया था इनके पुत्र कौन थे, अमर सिंह। तो इनके द्वारा सहयोग किया गया था। तो मुख्य रूप से तो बनाई गई थी किनके द्वारा, भामाशाह के द्वारा। सहयोग पूछे तो अमर सिंह जी। और अगर आपसे पूछे कि इसका जीर्णोद्धार या इसको फिर से मतलब कि पुनर्जीवित किसने किया, ये बोल सकते हैं कि उस छतरी का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो फतेह सिंह जी ने करवाया था। आपको अच्छे तरीके से पता होगा फतेह सिंह जी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। फतेह सिंह जी, भोपाल सिंह जी शासक आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था। प्रश्न पूछा है महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो जन्म स्थान आपसे पूछा गया था, वो कौन सा वाला है। आप सभी को पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग जो किस नाम से जाना जाता है, कटारगढ़ के नाम से, जिसे मेवाड़ की आंख बोलते हैं, क्योंकि कुंभा जी अपने क्षेत्र की रक्षा और अपने क्षेत्र की निगरानी वहीं से करते थे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, कुंभलगढ़ है। ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ में भी क्या है आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, एक लघु दुर्ग है जिसे क्या बोला जाता है, कटारगढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कटारगढ़ बोला जाता है। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है और महल कौन सा वाला है, बादल महल है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख बोलते हैं, इसी में एक महल है बादल महल, और बादल महल के अंदर कौन सी है, जूनी कचेरी। तो वहां पे तो हो सकता है कि आपको ये नहीं देखे जूनी कचेरी देते, तो ध्यान रखना है जूनी कचेरी में इनका जन्म हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। मैंने इन क्वेश्चन को एकदम सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेट किया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको रिदम में सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो इनके बचपन का नाम क्या था, कीका। क्योंकि भील लोगों में जो भील जनजाति आपको पता है उदयपुर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निवास करती है, तो उसमें छोटे बच्चे को मतलब छोटे बच्चे के लिए जो शब्द सूचक शब्द है वो यही वाला है, तो इसी रूप में इसको जाना जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार कहाँ पे होता है। आप सभी को पता है कि 1572 में उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इनका गोगुंदा में हुआ था। और यहीं पे राज्याभिषेक हुआ था क्योंकि आपको पता है कि जगमाल जो इनके भाई थे उनके साथ और इनकी क्या हो गई थी, अनबन चल रही थी सत्ता को लेके, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच झगड़े को जो कहा गया वो क्या कहा है, राजमहलों की क्रांति कहा है। कभी आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि किन दो शासकों के बीच राजमहल की क्रांति की घटना हुई थी, ये प्रश्न कभी पूछे। ध्यान रखना है जगमाल सिंह और इसके साथ ही महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। प्रथम बार राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे तो इनका गोगुंदा में हुआ था, जहाँ इनके पिता की क्या हुई थी
मृत्यु हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सेना का अग्रभाग किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि सेना का बिल्कुल जो अग्रभाग होता है वो किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से आरपीएससी के द्वारा एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सेना के भाग के अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेना का जो बिल्कुल आगे वाला है, मान लो ये पूरी सेना इस वाले क्षेत्र में है, तो सेना का जो ये इस प्रकार से कुछ सैनिक यहाँ पे है, इसके बाद कुछ सैनिक यहाँ पे पीछे की तरफ ये है। सेना का जो ये अग्रभाग है, इस अग्रभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना आपको, क्या बोलते हैं इसको, हरावल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, हरावल बोला जाता है। सेना का जो पश्चिम वाला बिल्कुल पीछे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, चंदावल भाग बोला जाता है। कौन सा भाग है, चंदावल। पहला भाग हरावल, पीछे वाला है चंदावल। अगर बीच का भाग पूछे तो वो कौन सा कहलाता है, ढोलान के नाम से जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपसे पूछा है कि सेना का अग्रभाग किस नाम से जाना जाता है, अग्रभाग को क्या बोलोगे आप, हरावल भाग की संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे पूछे कि हल्दीघाटी के युद्ध में हरावल भाग का नेतृत्व महाराणा प्रताप की ओर से किसने किया था, आप सभी को पता है कि एक ही हकीम थे, हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी जो एकमात्र महाराणा प्रताप की तरफ मुस्लिम सेना नायक थे, हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करें तो महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। प्रश्न पूछा है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पे हुई। अगर ये आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि बांडोली गांव में हुई थी। कहां पे हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बांडोली गांव नहीं दिया है तो उसके बाद क्या आएगा आपका, चावंड आएगा। तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे इनकी मतलब बांडोली में इनकी छत्री है। इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, चावंड में। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी चावंड में और इनकी छत्री कहां पे बनी हुई है, बांडोली गांव में बनी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि चावंड जो गांव है वो कहाँ पे है, या चावंड क्षेत्र कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। कहाँ पे है, उदयपुर में है, जहाँ पे चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी और बांडोली में इनकी छत्री है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मृत्यु की कभी डेट पूछे तो कौन सी है, 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ। तो महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गोगुंदा में उदय सिंह जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वहीं पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1 मार्च 1572 को इनका क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, इनका राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि अपनी दाढ़ी राजपूतों के खून से रंगी थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अपनी दाढ़ी राजपूतों के खून से रंगी थी। तो वो बदायूंनी के बारे में कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर की सेना ने कहाँ बनाई थी। अकबर की सेना के बारे में अगर पूछे कि हल्दीघाटी युद्ध की ये बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से जो रूपरेखा बनाई गई थी या योजना जो बनाई गई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी। आप सभी को पता है कि मैगजीन दुर्ग अजमेर वाले क्षेत्र में इसकी योजना बनाई गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप ने योजना कहाँ पे बनाई थी, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो अभी पूछे जाने बाकी है। हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किसमें मिलता है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन कर रखा है, जैसा कि आंखों से देखा हुआ वर्णन मिलता है। तो कौन सा है, मुंतखाब उत तबारिक जो है, जैसा कि बदायूंनी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किसमें मिलता है, तो मुंतखाब उत तबारिक नामक ग्रंथ में मिलता है। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या है, आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम पूछे तो कौन है, उदय सिंह जी। इससे पहले सांगा जी थे, उदय सिंह जी, उसके बाद प्रताप, उसके बाद कौन है, अमर सिंह है। कौन है, अमर सिंह जी, उसके बाद कर्ण सिंह और ये सारे हैं। उसके बाद राज सिंह, जय सिंह, ये सारे शासक आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, अमर सिंह प्रथम है, ध्यान रखिएगा। अकबर द्वारा प्रताप के लिए अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा है। सैनिक अभियान पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था। शिष्टमंडल पूछे तो अलग होगा। सैनिक अभियान अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, शिष्टमंडल मतलब संधि के लिए आया हुआ मंडल हम बोल सकते हैं, लेकिन अभियान में एक प्रकार से प्रताप को पकड़ने के बारे में बात की गई है। तो जगन्नाथ कछवाहा को ध्यान रखिएगा। अगला है कि हल्दीघाटी युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। जो खमनोर के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है वो नदी कौन सी आपकी, बनास नदी। बनास नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध कौन सा है आपका, हल्दीघाटी का युद्ध है, जो काफी महत्व रखता है। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी कब बनाया। प्रश्न पूछा है कि महाराणा प्रताप ने जो कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया, और ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ जो राजधानी बना था वो 6th नंबर की राजधानी मानी जाती है। कौन सी राजधानी, 6th नंबर की राजधानी मानी जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 10 के आसपास राजधानी रही है, तो इसके बारे में प्रश्न बन सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, कि कुंभलगढ़ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है।
काफ़ी ज़्यादा हल्दीघाटी युद्ध के बाद। और ऐसा कहा जाता है कुंभलगढ़ को राजधानी, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया तो वो कब बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो राजधानी बनी थी कुंभलगढ़, ये 1572 इसकी डेट मानी जाती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दीघाटी युद्ध से पहले ये, उसके बाद तो ये कुंभलगढ़ ही गए थे। और उसके बाद अगर कहा जाए तो ये 1582 में दिवेर के युद्ध के बाद चावंड को राजधानी बनाते 85 में, तो ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया, तो 1585 में बनाया था, 1585 में बनाया था, जो अंत तक इनकी राजधानी रही थी, इनकी मृत्यु तक। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। वैसे तो उद्देश्य जो अकबर का था वो तो साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना था, लेकिन इस पर्टिकुलर हल्दीघाटी युद्ध के बारे में अगर पूछे जाए तो राणा प्रताप को अपने अधीन करना, राणा प्रताप को पकड़ना, ये इनकी मुख्य प्राथमिकता थी इस युद्ध के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा। प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध योजना कहाँ पर बनाई, ये थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया अभी, कि अगर पूछे अकबर ने कहाँ बनाई तो अजमेर के दुर्ग में बनाई थी, अजमेर में बनाई थी। और इनकी पूछा जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, तो महाराणा प्रताप की छतरी जो थी, मैंने बताया था कि बांडोली गांव वाले क्षेत्र में है, 8 खंभों की छतरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 खंभों की छतरी है इनकी, और कहाँ पे है, बांडोली में है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसका जो निर्माण करवाया था वो भामाशाह ने करवाया था, और अमर सिंह फर्स्ट के सहयोग से करवाया था। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न पूछने का जो तरीका होगा उसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर कौन सा देना है। पुनर्निर्माण अगर आपसे पूछे तो कौन है, फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़े हाथी का नाम क्या था, तो हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ था उसमें मानसिंह का हाथी था, तो वो कौन सा था, मर्दाना। तो अकबर की ओर से लड़ा हाथी कौन सा था, मर्दाना। और प्रताप की ओर से लड़ा जैसे कि लूणा और रामप्रसाद मुख्य हाथी थे उसमें, ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप की माता कौन थी, प्रश्न पूछा है कि महाराणा प्रताप की जो माता थी वो कौन थी। पिता तो उदय सिंह जी थे, माता जी तो वो कौन थी, जयवंताबाई। ठीक है, जयवंताबाई थी। और इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये कौन थी, तो अखेराज सोनगरा का नाम आपने सुना होगा, तो अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और प्रताप का जो विवाह हुआ था वो तो आपको पता ही है कि कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो कौन बना था मेवाड़ का शासक, उनके पुत्र कौन बने थे, अमर सिंह प्रथम बने थे। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के ढोलान भाग का नेतृत्व किसने किया, मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रताप की तरफ हम बोल सकते हैं कि 3 भाग मुख्य रूप से थे। पहला जो था वो कौन था, हकीम व्यक्ति थे, तो मैंने बोला था कि हकीम का सूर्य ने नेतृत्व किया था। बीच वाले भाग को ढोलान कहा जाता है, तो ढोलान में कौन थे, कमांडर के रूप में बोल सकते हैं, कौन थे, तो आपके प्रताप थे। उसके बाद अगर पीछे की तरफ बात करें तो कौन थे, तो भील जो बोल सकते हैं कि भील शासक के रूप में हम इनको बोल सकते हैं, तो पुंजा जी थे। तो इस प्रकार से 3 भाग थे और तीनों भाग का नेतृत्व कर रहे थे। कहा जाता है कि लगभग 80,000 के आसपास इनके पास सेनाएं थी, 80 से 85,000, अलग अलग मिलता है थोड़ी थोड़ी बुक में, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। अगला प्रश्न है कि चेतक का चबूतरा कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि चेतक के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसका जो चबूतरा है वो कहाँ पे है, बलीचा गांव, और बलीचा गांव पूछ ले कहाँ पे है, तो राजसमंद वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में या प्रीवियस जो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे मैंने उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने राजधानी कब बनाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि प्रताप कितनी उम्र में शासक बने थे, तो मैं इसकी क्रोनोलॉजी जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके समक्ष कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो 1540 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। 1540 के बाद ये बोल सकते हैं कि 1572 में क्या किया जाता है, इनका राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद 1597 में इनकी मृत्यु होती है। 1557 में अगर बात करें तो इनका क्या होता है, 1557 में इनका विवाह होता है। 1585 में ये राजधानी बनाते हैं किसको, चावंड को। तो ये सारी डेट जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी सुमेलित करने के लिए प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब पूछा गया कितनी उम्र में शासक बने थे, तो 40 में जन्म हुआ और 72 में इनका राज्याभिषेक हो गया था गोगुंदा में। तो आपको आंसर बताना है, करेक्ट आंसर 1 मार्च 1572 मैंने आपको बताया था। तो 32 साल की उम्र में ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला आपका, 32 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हल्दीघाटी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध बताया, तो वो व्यक्ति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोपीनाथ शर्मा जी जो है उन्होंने इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध बताया। अनिर्णायक युद्ध कहने के पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जब इन्होंने योजना बनाई थी और सारी चीज की थी, उससे पहले अकबर की सेना ने निश्चय किया था कि महाराणा प्रताप को क्या पकड़ना है, जिंदा पकड़ना है। आज दिन तक इस पे विवाद का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें यह पहले से तय था कि प्रताप को जिंदा पकड़ना है, जीवित बंदी बनाना है। और इस तरफ अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप का उद्देश्य जो था वो क्या था, मुगलों को हराना। तो ना तो
पूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं कि मुगल हारे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप वहां से निकल गए थे और ना मुगल इनको पकड़ पाए थे। तो इस कारण से अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मत देते हैं। उसमें गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि ये युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था, उनका बेस जो रहता है वो यही रहता है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु मानसिंह महाराणा प्रताप से कहां मिले थे। तो ये क्वेश्चन कभी पूछे तो आपको ध्यान रखना है, उदय सागर झील के किनारे ये मिले थे, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण हमने कहा था कि प्रताप की छतरी का निर्माण जो करवाया था वो भामा शाह ने करवाया था। भामा शाह ने किसके मतलब ये भामा शाह के द्वारा करवाया गया, अमर सिंह फर्स्ट के सहयोग से करवाया गया। और इसका पुनर्निर्माण पूछा जाए तो किसके द्वारा, फतेह सिंह, जिन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि महाराणा प्रताप पर शाहबाज खान ने जो अलग अलग अभियान भेजे थे, उन अभियान को कितनी बार भेजा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला अभियान भेजा गया था वो 1577 में, उसके बाद दूसरा अभियान जो भेजा गया था 1578 में, और उसके बाद कौन सा है 1579 में भेजा गया था। 3 अभियान भेजे गए थे। पहला जो अभियान भेजा था वो कुंभलगढ़ दुर्ग पे अटैक करने के लिए भेजा था। उसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ पे चले गए थे, तो पहाड़ी क्षेत्र में चले गए थे। तो 1578 और 1579 दोनों अभियान में भी पहाड़ी क्षेत्रों में शाहबाज खान ने आक्रमण किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर किया था। महाराणा प्रताप वहां से कहाँ पे जंगलों में चले गए थे, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा। तो और शाहबाज खान ने इसके ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार। तो 3 बार 1577, 78 और 79 3 बार ये प्रोसेस की गई थी। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, तो दिवेर का जो युद्ध है, और कहा जाता है कि 1500 मतलब कि 21 जून 1576 वाले समय में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ पे चले गए थे, तो आपको ध्यान रखना है वो कुंभलगढ़ वाले क्षेत्र में चले गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दिवेर का युद्ध लड़ा था 1582 वाले में। 1582 में दिवेर के युद्ध से उन्होंने फिर से अपनी जीत की शुरुआत की थी, ये बोल सकते हैं। तो 1572 वाले समय को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था, तो अक्टूबर 1582 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, चावंड को अपनी राजधानी भी बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किया था, तो प्रताप की सेना का नेतृत्व मैंने अभी बताया था कि हरावल भाग का नेतृत्व किया था, सबसे आगे वाले भाग का हकीम का सूरी के द्वारा किया गया था। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। कुंवर मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर कब भेजा गया था, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी प्रीवियस वीडियोस में कि जमा भट्टो करके मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आपको ध्यान रखना है कि जलाल खां जो आया था वो 1572 में आया था। उसके बाद ये 3 अभियान जो हुए थे, कौन सा, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये 3 जो हुए थे कब हुए थे, 1573 वाले समय में हुए थे। ये 1572, ये 1573 में हुए थे। आपसे पूछा है मानसिंह के बारे में, तो मानसिंह कब आया था, 1573 में। इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राजमुकुट हल्दी घाटी के युद्ध में किसने धारण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में आपको पता है कि महाराणा प्रताप वहां से निकल गए थे। आगे जाके उनका जो घोड़ा था चेतक वो घायल हो गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका स्मारक बलीचा गांव में बना हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो राजमुकुट धारण किया था वो किसने किया था, तो झाला बीदा के द्वारा राजमुकुट धारण किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है कि उस सैनिक अधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन की झूठी खबर दी, फैलाई, जिससे वो मतलब ये हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि जब युद्ध चल रहा था उस समय जो जितने भी मुगल सैनिक थे वो वहां से भागने लगे थे। लेकिन जब उसमें एक ये बोल सकते हैं कि सैनिक था जिसने ये बोला कि अकबर आ रहा है, तो इस कारण से सारी सेना फिर से एकजुट हो गई। वो व्यक्ति कौन था, तो मेहत्तर खान, कहीं कहीं पे मेहत्तर खान भी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। मेहत्तर खान वो व्यक्ति था जिसने फिर से क्या कर दिया था, अकबर की झूठी खबर फैलाकर और सभी को फिर से संगठित कर लिया था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान कौन सा बताया, तो 1582 में जब दिवेर इन्होंने लड़ा उसके बाद चावंड को अपना निवास स्थान बना लिया था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रताप के किस हाथी को अकबर अपने साथ ले गया था, तो मैंने बताया था कि मर्दाना हाथी जो था वो अकबर का था और अकबर का मतलब मानसिंह का था। एक प्रकार से मानसिंह अकबर की ओर से हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे और प्रताप के पास जो थे वो कौन थे, राम प्रसाद और लूणा नामक 2 हाथी थे। तो प्रताप के किस हाथी को अकबर अपने साथ ले गया था, एक क्वेश्चन पूछा है, तो किसको ले गया था, राम प्रसाद को। इसका उसने नाम जो कर दिया था वो क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है जो नाम परिवर्तित हुआ उस बेसिस पे। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया, तो अंतिम जो जीवन व्यतीत किया वो कहाँ पे, उन्होंने चावंड में अपना जीवन व्यतीत किया और चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बारडोली नामक स्थान पे इनकी क्या बनाया गया था, स्मारक क्या बोल सकते हैं, छतरी बनाई गई थी।
अगला है कि शाहबाज खां का प्रथम आक्रमण कब हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, शाहबाज खां ने अपना पहला आक्रमण कुंभलगढ़ दुर्ग पे किया था दोस्तों, 1577 में किया था। उसके बाद 2 आक्रमण उसने किए थे, लेकिन ये सारे के सारे आक्रमण जो थे उसके असफल रहे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप को वो पकड़ नहीं पाए थे। अगला प्रश्न है कि किसने हल्दीघाटी युद्ध को मोलेला व लोसिंग का युद्ध कहा है। मोलेला व लोसिंग का युद्ध कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मोलेला और लोसिंग की बात करें दोस्तों, तो मोलेला पड़ता है कहाँ पे, आपका राजसमंद में। मोलेला और लोसिंग आपको पता होगा मोलेला के बारे में, जो मिट्टी की चीज़ें बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है, और दूसरा है कौन सा, लोसिंग। ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पे, दोनों ही राजसमंद में है। मोलेला वाले क्षेत्र में कहा जाए तो अकबर ने अपना अंतिम शिविर लगाया था, और लोसिंग में कहा जाए तो प्रताप ने अपना अंतिम शिविर लगाया था। तो लोसिंग और मोलेला में अंतिम शिविर लगाया, उसके बाद इनका क्या होता है, युद्ध होता है। इस कारण से मेवाड़ के जो इतिहासकार हैं, वो मेवाड़ के इतिहासकार इस युद्ध को क्या बताते हैं, मोलेला और लोसिंग का युद्ध बताते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ी इतिहासकार क्या बताते हैं, तो मोलेला और लोसिंग का युद्ध बताते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा हल्दीघाटी युद्ध को, क्योंकि आपको पता होगा कि हल्दीघाटी युद्ध को अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ का थर्मोपल्ली अगर कहा है तो वो किसने कहा है, कर्नल टोड ने कहा है। अगर आपसे पूछे कि जिहाद के युद्ध की संज्ञा किसने दी है, जिहाद का युद्ध किसने कहा है, तो आसफ खां के द्वारा कहा गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बादशाही बाग का युद्ध किसने कहा है, तो ध्यान रखना है आशीर्वाद महोदय के द्वारा। तो ये शब्दावली पूछी जाती है पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। खमनोर का युद्ध पूछे तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध तथा कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह की युद्ध एवं पुण्य कार्यों का विवेचन मिलता है, वो प्रशस्ति कौन सी है, तो वो प्रशस्ति दोस्तों कौन सी, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, जिसमें इसके बारे में उल्लेख मिलता है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो हमने अभी डिस्कस किया था 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म, 1557 के आसपास उनकी शादी, 1572 में उनका क्या होता है, राज्याभिषेक, और 1597 में उनकी मृत्यु। तो ये 72 से 97 वाला जो समय है, तो कहीं पे 24 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 25, दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है 25 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। कौन सा कूट गलत सुमेलित है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कौन सा कूट गलत सुमेलित है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली अलग से प्रश्न बन चुका है, तो कर्नल टोड ने कहा था। जिहाद की संज्ञा किसने दी थी, आसफ खान ने। खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल ने। बादशाही बाग का युद्ध किसने कहा था, आशीर्वाद महोदय ने कहा था। और मेवाड़ के इतिहासकारों ने क्या कहा था इसे, मोलेला और लोसिंग। तो गलत कौन सा वाला है, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, आपको गलत ही फाइंड आउट करना था। तो फोर्थ गलत है, क्योंकि बादशाही बाग का जो युद्ध कहा गया था वो आशीर्वाद महोदय के द्वारा कहा गया था, और मेवाड़ इतिहासकार ने क्या कहा था, मोलेला और लोसिंग का, क्योंकि मोलेला में शिविर लगाया था अकबर ने, और लोसिंग में शिविर लगाया था किसने, प्रताप ने। अपना अंतिम शिविर की बात की जा रही है। मेवाड़ के कौन से शासक को हिंदू व सूरज की संज्ञा दी जाती है, कौन से शासक ऐसे हैं जिसको हिंदू व सूरज की संज्ञा दी गई, तो आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप को संज्ञा दी जाती है। अगला है कि दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है। दिवेर का जो युद्ध है, मेवाड़ का मैराथन जो कहा गया है, दिवेर के युद्ध को किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको पता है कि कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो किसको कहा है, आपका हल्दीघाटी युद्ध को, और दिवेर के युद्ध को कहा है मेवाड़ का मैराथन। तो कौन से वो व्यक्ति थे, कर्नल टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह किससे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ किताबें अजबदेव पवार भी लिखती हैं, तो अजमादेव पवार आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजमादेव पवार के बारे में। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पता होगा कि रामरख पवार की पुत्री थी अजबदेव पवार, इनसे इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और ये भी पता होना चाहिए कि इन्हीं से संतान की प्राप्ति हुई थी। वो संतान कौन सी थी आपकी, तो ध्यान रखिएगा अमर सिंह फर्स्ट थे। प्रताप ने अपना जीवन कितने वर्षों तक जिया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1540 में जन्म होता है और 1597 में मृत्यु होती है। जो डिफरेंस है वो कितना है, 57 ईयर्स का है। तो ध्यान रखिएगा 57 वर्ष का उन्होंने जीवन जिया महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पे है, तो महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय जो बिताया वो तो कहाँ पे, चावंड में। लेकिन उससे कुछ ही डिस्टेंस पे जाके कौन सी छत्री है, बारडोली की छत्री है। 8 खंभों की छत्री है, जिसका निर्माण भामाशाह ने करवाया था अमर सिंह फर्स्ट के सहयोग से, और जिसका हम बोल सकते हैं कि जीर्णोद्धार जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, जीर्णोद्धार, तो ध्यान रखिएगा फतेह सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, वो कौन थे, तो हकीम का सूरी थे, जो क्या कर रहे थे, उनके हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि प्रताप किस क्षेत्र पर अंतिम समय तक अधिकार नहीं कर पाए थे, वो कौन सा क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ और कुंभलगढ़ 2 ऐसे क्षेत्र बच गए थे जिसके ऊपर मुगलों से वो नहीं छीन पाए थे। तो उक्त दोनों आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि इतिहासकारों में थोड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं दोस्तों कि 18 जून को दोनों सेनाएं आमने सामने, मतलब कि दोनों सेनाएं आई, लेकिन युद्ध जो हुआ वो 21 जून को हुआ। तो कुछ तो कहते हैं
हैं कि जैसे ही आमने सामने आई तो युद्ध हो गया, कुछ कहती है कि डायरेक्टली रूप से आमने सामने आने के बाद डायरेक्टली उन्होंने युद्ध नहीं किया, कुछ समय बाद युद्ध हुआ तो 21 जून। इस कारण से अलग अलग डेट देखने को मिलती है। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वो बताते हैं 21 जून की डेट बताते हैं इस युद्ध के बारे में, हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में, कि अगर आपसे पूछे कि गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग कौन सी है तो 21 जून। केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं गोपीनाथ शर्मा जो 21 जून बताते हैं, बाकी जितने भी इतिहासकार हैं वो 18 जून बताते हैं। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? चावड़ में हुई थी। तो इनका जो जनरल स्मारक हम बोल सकते हैं वो कहाँ पे है? तो बारडोली वाले क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे इनका क्या है तो अंतिम संस्कार भी किया गया था। प्रथम बार हल्दीघाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? मतलब हल्दीघाटी का युद्ध है ये बात किसने कही थी? तो ये ध्यान रखना है कि कर्नल टोड के द्वारा कही गई थी। पहली बार हल्दीघाटी जो युद्ध शब्द प्रयोग किया गया था वो कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। शिष्टमंडल आने का जो सही क्रम है वो क्रम पेपर में पूछा जा चुका है, आप सभी को पता है, बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रश्न आया भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, जमा भट्टो की ट्रिक हमें सिंपल रूप से याद रखनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जमा भट्टो में ज जो है, ज से कौन है? जलाल खां है। तो ये कब आए थे? 1572 में। बाकी ये तीनों कब आए? 1573 में। तो करेक्ट कौन सा होगा? जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वीर शिरोमणि की, तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 19 जनवरी। मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 3 डेट मुख्य रूप से याद रखनी है। पहली वाली डेट की बात करें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ है। 1 मार्च को इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। और 19 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई है। अगला है कि शिष्टमंडल के रूप में कौन व्यक्ति अंतिम आया था? तो जमा भट्टो में अगर आप देखोगे तो लास्ट में कौन आता है? टोडरमल 1573 में आता है। और जलाल खां जो आता है वो 1572 में आता है। रक्ततलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रक्ततलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राती तलाई के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के पास किस वर्ष शिष्टमंडल नहीं आया था? तो ध्यान रखिएगा, 1572 में भी आया था। कौन आया था? जलाल खां। और 1573 में 3 शिष्टमंडल आए थे। टोटल शिष्टमंडल पूछे तो 4 आए थे, लेकिन 1570 में कोई भी शिष्टमंडल नहीं आया था। वह युद्ध जिसे हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश कहा जाता है वो कौन सा वाला युद्ध है? वो युद्ध है कौन सा? दिवेर का युद्ध। 1582 वाले समय में दिवेर का युद्ध। उसके बाद इन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था जो 1605 वाले समय तक रही थी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें नम हो गई थी? वो कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, दूरसा आड़ा के बारे में कहा जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की क्या हो गई थी? आंखें नम हो गई थी। हल्दीघाटी के युद्ध में हाथियों का जो वर्णन मिलता है वो किसके द्वारा किया गया? बदायूनी के द्वारा भी किया गया दोस्तों, और अबुल फजल के द्वारा। तो दोनों उपयुक्त, दोनों आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? करेक्ट आंसर। बदायूनी ने भी क्या किया है? हमने अभी डिस्कस किया था तवारीख उत के बारे में, जो उनका ग्रंथ था उसके बारे में। और अबुल फजल ने भी क्या किया है? इसका वर्णन किया है। निम्न में से कौन सा एक नाम प्रताप का जो है वो नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि नलियाकती, कीका और पातल, ठीक है, पातल पीतल का नाम आपने सुना होगा। तो तीनों उनके नाम है, लेकिन बहादुर उनका नाम नहीं। वो बहादुर व्यक्ति थे लेकिन बहादुर उनका नाम नहीं था, ठीक है। अगला है कि केलवाड़ा को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के समय अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया। किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि केलवाड़ा जो है वो कहाँ पे है? राजसमंद वाले क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो रक्ततलाई नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो रक्ततलाई भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजसमंद वाले क्षेत्र में ही है। कौन सा? रक्ततलाई का मैदान। हल्दीघाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए थे? तो हल्दीघाटी युद्ध हारने के बाद, मतलब देखो, हारना कहना ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन कुछ किताबें लिख देती हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हारना है, लेकिन ये शब्द यूज़ करना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। वरना ऐसा भी हो सकता था कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए थे? आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ गए थे। ये शब्द यूज़ करना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली रूप से जिस उद्देश्य से युद्ध लड़ा गया था वो उद्देश्य दोनों में से किसी का भी पूरा नहीं हुआ था। तो न तो बोल सकते कि अकबर हारा और न बोल सकते कि महाराणा प्रताप। अकॉर्डिंग टू फैक्ट जो हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? ये प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो है उस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म किस दिन हुआ था? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है मेवाड़ वाले क्षेत्र में और पूरे राजस्थान के लिए, इस कारण से प्रश्न कभी बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म अगर आपसे कभी पूछे तो इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था दोस्तों। अगला है कि वीर विनोद पुस्तक के अनुसार अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं का अनुपात कितना है? कहा जाता है कि अकबर के पास लगभग 3 लाख की सेना थी, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रताप के पास कितनी थी? तो
80,000 सेना थी। तो रेशो की अगर हम बात करेंगे तो 4:1 का रेशो बनने वाला है। ये प्रश्न भी आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करें तो अकबर ने प्रताप के हाथी का नाम क्या रख दिया था। मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की ओर से जो हाथी लड़े थे वो लूणा और राम प्रसाद लड़े थे, और अकबर की ओर से जो हाथी लड़ा था वो कौन सा था, मर्दाना, जो कि मानसिंह का हाथी था। तो अकबर ने इस युद्ध के बाद राम प्रसाद को अपने साथ लेके वो चला गया था, और राम प्रसाद से उसका नाम क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। इस वीडियो के अंतर्गत 70 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप इन 70 क्वेश्चंस को याद रखते हैं तो पेपर में प्रताप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।